हेलो दोस्तों, आप सभी का दिन पर स्वागत है। मैं विश्वजीत सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं संघवाद फेडरलिज्म के बारे में। दोस्तों, फेडरलिज्म है क्या, संघवाद की क्या विशेषता है, संघवाद की हमें जरूरत क्यों पड़ी, ये सारे क्वेश्चनों का आंसर आज इस वीडियो में मिल जाएगा दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है और एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संघवाद की डेफिनेशन से कि संघवाद कहते किसे हैं। तो संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार अथवा क्षेत्रीय सरकारों के मध्य होता है। संघवाद संवैधानिक तौर पर शक्तियों को साझा करता है क्योंकि इसमें स्वशासन तथा साझा शासन की व्यवस्था होती है। अगर हम बात करें, मतलब इसको समझाऊं मैं, तो संघवाद क्या कहता है कि जो भी पावर है, मान लो ये पावर है, पावर को क्या करता है, तीन पार्टों में बांटता है। केंद्र सरकार, ठीक है, जो सेंट्रल में पावर है, मुख्यमंत्री जो स्टेट में पावर है, और मुख्यमंत्री के अंडर में कौन हो जाते हैं, जो नगर निगम, ठीक है, ग्राम पंचायत, ये सारे हो जाते हैं ना। तो इनके बीच में जो शक्तियों का समान बंटवारा करता है, शक्तियों को बांटता है, वो संघवाद कहलाता है। सीधा सा संघवाद क्या करता है, संवैधानिक तौर पर शक्तियों को साझा करता है। साझा मतलब इकट्ठा करता है, संवैधानिक तौर पर मतलब संविधान के जरिए, ठीक है। स्वशासन तथा साझा शासन की व्यवस्था होती है। खुद शासन करना और साझा शासन, सबके साथ मिलकर शासन करने की व्यवस्था होती है, ठीक है। ये संविधान संघवाद कहलाता है। समझ में आता है दोस्तों। आगे बात करते हैं। तो जो संघवाद का जो टॉपिक है हमारे भारतीय संविधान में मेंशन किया गया है, जिसको हमने कनाडा के संविधान से लिया है, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों कि जो हमारा भारत का संविधान है, एक लिखित और सबसे बड़ा संविधान है, पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान के तौर पर जाना जाता है, ठीक है। साथ साथ क्यों, क्योंकि हमने अलग अलग देशों से इसके अंदर जोड़ा है, जो चीज़ जोड़ी है। तो कनाडा के संविधान से हमने संघवाद का टॉपिक इसके अंदर में हमने लिया है। भारत के अंदर में संघवाद के अलग अलग चरण माने गए हैं, ठीक है। कौन कौन से चरण और किसके द्वारा माने गए, तो भारतीय राजनीति के जो राजनीतिक विशेष रहे, उन्होंने भारत के राजनीति को संघवाद के अलग अलग चरणों में देखा, जिसको हमें 4 चरणों में बांटते हैं। 1950 से लेकर 1967 तक का जो चरण रहा, जिसके अंदर में कांग्रेस का शासनकाल रहा, ठीक है। 1950 से 1967 के अंदर में पूरा कांग्रेस का शासनकाल रहा। यहाँ पे योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद जो थे, बहुत अच्छे वर्क कर रहे थे और उनकी स्थापना हुई, जिसके कारण से लोगों के मन में उनकी छवि अच्छी बनी रही, ठीक है। और साथ साथ ये पूरा जो टाइम पीरियड था, एक दलीय व्यवस्था था। वहाँ पे सिर्फ एक ही सरकार थी, कोई दूसरी पार्टी उसके आसपास भी नहीं थी, ठीक है। संपूर्ण बहुमत की एक ही सरकार थी, उसके आसपास में भी कोई दूसरी पार्टी नहीं थी, जिसके कारण से इस टाइम पीरियड को केंद्रीय संघवाद कहा गया। अगर हम आगे बात करें तो 1967 से लेकर 1971 तक का जो टाइम पीरियड रहा, जिसके अंदर में कमजोर केंद्र और कमजोर राज्य देखे गए। कमजोर केंद्र का मतलब जहां पर केंद्र के अंदर में गठबंधन की सरकार बनी, ठीक है, मिली जुली सरकार बनी, 2-3 पार्टियों को मिलाकर बनी, और वहीं पर राज्यों में भी इसी प्रकार का देखने के लिए मिला, ठीक है। तो कोई बड़ा दल सामने नहीं आया। साथ साथ यहाँ पे कहा गया कि केंद्र और राज्य के गठबंधन की सरकार थी, मतलब दोनों जगहों पे क्या था, यहाँ पे गठबंधन की सरकार थी, जिसके कारण से इस टाइम पीरियड को सहयोगी संघवाद कहा गया, ठीक है। सेकंड वाले को सहयोगी संघवाद, फर्स्ट वाले को केंद्रीय संघवाद। आगे बात करते हैं तो 1971 से लेकर 1977 तक की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस का एकाधिकार था, ठीक है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी इस टाइम पर, और यहाँ पर टोटल कांग्रेस का एकाधिकार था, कोई दूसरी पार्टी आसपास में भी नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे राज्यों का पुनर्गठन किया गया, राज्यों को दोबारा से रिस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। अलग राज्यों को शामिल भी किया गया भारत के अंदर में। और यहाँ पर न्यायपालिका की शक्ति जो थी उसमें थोड़ी सी कमी देखी गई, ठीक है। न्यायपालिका की शक्ति में थोड़ी कमी आई, जिसके कारण से इस टाइम पीरियड को एकात्मक संघवाद कहा गया, ठीक है। आगे बात करें तो 1996 से लेकर 2014 तक की बात करें तो न्यायपालिका यहाँ की जो, मतलब इस टाइम पीरियड को हम कहते हैं सौदेबाजी वाली संघवाद। सौदेबाजी वाली संघवाद, ऐसा क्यों कहते हैं सौदेबाजी वाली संघवाद, क्योंकि दोस्तों इस टाइम पीरियड में क्या था कि तोड़ जोड़ चल रहा था, गठबंधन बन रहे थे, ठीक है। 2 लीडर उसमें से आके इधर मिल रहे थे, कोई इसमें से जाकर उधर मिल रहा था, तो पूरा टाइम पीरियड था ना, इधर से नेता उधर जाना, इधर से उधर जाना, सौदेबाजी ही चल रही थी, ठीक है। तो इसके कारण से इसको सौदेबाजी वाली संघवाद यहाँ पे हमारे राजनीतिक विशेषज्ञों द्वारा कहा गया, ठीक है। समझ में आता है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इंडिया का फेडरलिज्म जो है, संघवाद है, हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात भी करेंगे इस वीडियो के अंदर में कि कनाडा और भारतीय संघवाद के बीच में क्या अंतर है, ठीक है, और क्या डिफरेंस है, क्या समानता है, सारा कुछ हम देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक देखें। अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट को रिप्लाई जरूर देंगे। स्टार्ट करते हैं आगे। अगर कुछ चीज़ें विशेष देखें, कुछ टॉपिक्स देखें, पॉइंट्स देखें जो भारतीय संविधान के अंदर में संघवाद को लेकर कहे गए हैं, तो कहा जाता है कि भारतीय संविधान की अनुसूची 7 संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची
निर्देशित करती है, जिसके आधार पर संघ और राज्य सरकारों के काम और शक्तियों का दायरा तय किया जाता है। अब ये नहीं है कि मतलब ना, जैसे पहला पॉइंट के अंदर में कहा गया कि भाई संघ और जो राज्य हैं उनकी जो काम करने का जो दायरा है वो कौन तय करता है। ये नहीं अपनी मर्जी से कि मैं यहाँ तक काम करूँ वहाँ तक, वो कोई नहीं है, संविधान हमारा तय करता है। मतलब इसमें सर्वोपरि है संविधान को माना गया है। ठीक है, हेड ऑफ द मतलब कंट्री है वो कौन है, संविधान है। सबसे ऊपर संविधान है, संविधान को ही फॉलो करना है और किसी को नहीं, किसी की बात नहीं माननी है। तो यहाँ पे ये अगला पॉइंट कहता है यहाँ पे संघ और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का यह विभाजन देश के भीतर स्थिर और प्रभावी शासन सुनिश्चित करता है। संघ और राज्य संविधान की अनुसूची 7 में निर्देशित मामलों पर एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है। यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि संघ और जो राज्य हैं वो संविधान के अनुसूची 7 को निर्देशित करते हैं, भाई संविधान के अनुसूची 7 के तहत चलते हैं और एक दूसरे को सहयोग करने के लिए बाध्य हैं। अगर कोई केंद्र सरकार कुछ कहती है, राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही, या राज्य सरकार कहती है केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही, तो ऐसा नहीं हो सकता। केंद्र जो संविधान के तहत दोनों बंधे हुए एक दूसरे से, दोनों को एक दूसरे का सहयोग करना कंपलसरी है, ऐसा इसमें बताया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट कहता है कि 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन ने भारत में सहकारी संघवाद की जड़ों को मजबूत करने के लिए पंचायती राज, ग्रामीण और नगर पालिका शहरी प्रणाली की शुरुआत की। सहकारी संघवाद भारतीय संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है और संघवाद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसको संशोधित नहीं किया जा सकता। और जैसे कि आपको पता होगा कि गांव के अंदर में ग्रामीण पंचायत चलता है, ठीक है, पंचायत का चुनाव होता है, और शहर के अंदर में अक्सर वहाँ पे नगर निगम के चुनाव, एमसीडी के, नगर पालिका के चुनाव होते हैं। ठीक है, तो ये भी इसको संशोधन के थ्रू 73वें 74वें संशोधन के थ्रू इसके अंदर, हमारे संविधान के अंदर इसको जोड़ा गया, जिसके कारण से जो संघवाद है उसको और खूबसूरती और उसका विकास हुआ, जिससे शक्तियों का बंटवारा और शक्तियों का जो यूज है वो सही से हो सके। ठीक है, एकदम निम्न स्तर तक पहुंचा जा सके। क्योंकि दोस्तों ऐसा करना क्यों जरूरी था कि अगर मान लो केंद्र में कोई योजना लाता है तो वो गांव तक, हर एक व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, केंद्र क्या करती है, राज्य को सौंपती है, राज्य फिर अपने आगे नीचे को सौंपता है। तो अगर नीचे में सबसे नीचे तक अगर पॉइंट रहे पहुंचने के लिए, तब वो पहुंच पाएगी ना। तो सबसे नीचे तक पहुंचने का जरिया होता है नगर पालिका और ग्राम पंचायत। ठीक है, जहाँ पे एक एक व्यक्ति तक पहुंच हो सके, तो इसके जरिए, इस कारण से इसको पूरा सही से मैनेज किया जा सके, सही से संभाला जा सके कंडीशन को, तो इस कारण से इस तरह की चीजें ऐड की गई। ठीक है, समझ में आता है। आगे देखते हैं तो संघवाद की विशेषता क्या है। अगर संघवाद की विशेषता देखें दोस्तों, तो भारतीय नजरिए से संघवाद की विशेषता क्या है, तो दो स्तरीय सरकार मतलब केंद्र और राज्य में सरकार दोनों जगह होती है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। शक्तियों का वितरण, शक्ति का जो बंटवारा है समान रूप से किया जाता है। ठीक है, संवैधानिक स्थिति, यहाँ पे संविधान को सर्वोच्च परि माना जाता है। समान स्तर, दोनों के समान स्तर, ऊंचा नीचा कुछ नहीं है। स्वतंत्र न्यायपालिका को स्वतंत्रता दी जाती है। वित्तीय स्वायत्तता, राज्य सरकार के पास अपनी वित्तीय होती है और केंद्र सरकार के पास अपना खजाना होता है, पर अगर जरूरत पड़ने पे लेन देन होता रहता है। ठीक है, यहाँ पे दोहरे उद्देश्य मतलब जैसे राज्य सरकार है, उनका उद्देश्य क्या होता है कि अपने राज्य को भी देखना है और सरकार देश के लिए भी काम करना है। तो दोहरे उद्देश्य होते हैं, दो उद्देश्य कि संविधान को भी ना ठेस पहुंचे और उधर से दोनों तरह से चलता जाए। और दोहरे उद्देश्य में ये भी आता है कि केंद्र की भूमिका निभानी और प्रांत सरकारों की भी देखरेख करनी है। ठीक है, ये यहाँ पे आता है, समझ में आता है दोस्तों। तो ये संघवाद की विशेषता थी। आगे हम बात करें तो भारत और कनाडा के संघवाद के बीच में क्या समानता है, तो लिखित एवं जटिल संविधान। ठीक है, सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो हमारे कनाडा और भारत के संघवाद के बीच में जो समानता है वो लिखित और जटिल संविधान है। ठीक है, लिखित मतलब पता होगा आपको कि भारत का संविधान लिखा गया है, रिटर्न में है। ठीक है, दूसरे देशों से शामिल किया गया है। ठीक है, जैसे कि ब्रिटेन का संविधान है, लिखित रूप से नहीं है। ठीक है, ब्रिटेन का संविधान लिखित रूप से नहीं है, तो यहाँ पे बात करता है समानता की, तो यहाँ पे लिखित संविधान है। दूसरा अगर बात करें तो संसदीय प्रणाली, भारत के अंदर में भी 2 संसदीय प्रणाली है, अपर हाउस और लोअर हाउस, वहाँ पे भी सेम इसी तरह की संसदीय प्रणाली है। उच्च सदन की संरचना, भारत और कनाडा के जो उच्च सदन की संरचना है वो दोनों सेम है, क्योंकि वहाँ पे सदस्य को निर्वाचित किया जाता है और निर्वाचन आयोग एकदम स्वतंत्र होता है चुनने के लिए। ठीक है, इस तरह से उच्च सदन की संरचना। सर्वोच्च न्यायालय को स्वतंत्र रखा गया है दोनों जगहों पे। केंद्रीय संघवाद, केंद्र जो है वो संघवाद का हिस्सा रहता है, जिसके अंदर में सरकार अपनी शक्तियां किस तरह से बांटती है। ठीक है, उसमें केंद्रीय संघवाद का कहने का मतलब ये कि केंद्र सरकार को ज़्यादा मजबूत दिखाया गया है, राज्य सरकार थोड़ी कमजोर पाई जाती है, दोनों जगहों पर सेम है। भारत में भी केंद्र सरकार है थोड़ा ज़्यादा मजबूत है, ठीक है, उसके पावर थोड़े ज़्यादा है राज्यों के मुकाबले में। सेम यहाँ पे कनाडा में भी यही कंडीशन है। संघवाद का विकास, अगर संघवाद का विकास कहें तो अब जाकर केंद्रीय और राज्य स्तर पर जो पार्टियां हैं वो थोड़ी थोड़ी कमजोर हो रही है और क्षेत्रीय दलों का उदय हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे संघवाद कमजोर होता है। ठीक है, समझ में आता है।
तो ये भारत और कनाडा के बीच में समानता है, संघवाद का समानता है। आगे हम बात करते हैं विभिन्नताओं के कि अंतर क्या है, भारत और कनाडा के संघवाद के बीच में अंतर क्या है। तो राज्याध्यक्ष की स्थिति, राज्याध्यक्ष की स्थिति की बात करें तो जैसे भारत का जो पहला व्यक्ति होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, वो राष्ट्रपति को माना जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति। वहाँ पे कनाडा के अंदर में राष्ट्रपति ना होकर वहाँ का जो सम्राट होता है, जो क्वीन होता है, ठीक है, जो राजा होता है, उसको माना जाता है, ठीक है। पर राजा द्वारा वहाँ पे गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाती है, ठीक है, गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाती है। और वहाँ पे राजा को क्यों माना जाता है, क्योंकि अभी भी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे जो देश हैं वो ब्रिटेन के गुलाम है, और ब्रिटेन का जो राजा होता है वही उनका हेड ऑफ द कंट्री होता है। जैसे हमारे यहाँ पे हेड ऑफ द कंट्री कौन है, तो राष्ट्रपति को माना जाता है सबसे पहला पर्सन, फर्स्ट पर्सन, जबकि वहाँ पे सम्राट को माना जाता है, राजा को माना जाता है। और ब्रिटेन के ही राजा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के होते हैं। समझ में आता है ये? तो यहाँ पे विभिन्न अंतर ही हो जाता है थोड़ा सा। और उनकी जगह पे मतलब ना गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाती है। अगर सम्राट चाहे, जो राजा चाहे, तो वो अपनी जगह पे गवर्नर जनरल को नियुक्त कर देता है, गवर्नर जनरल फैसला ले सकता है कुछ भी, ठीक है। उच्च सदन की संरचना, अगर उच्च सदन की संरचना की बात किया जाए तो भारत के उच्च सदन राज्यसभा, ठीक है, वहाँ पे भी सेम इसी तरह का उच्च सदन है, बिल्कुल सही। पर क्या होता है, उच्च सदन के अंदर में हमारे भारत के जो वित्तीय बजट है, जो आपने देखा होगा बजट पेश किया जाता है, ठीक है, बजट पेश करने का जो होता है रूल कि वो लोकसभा में पेश किया जाता है, मतलब निचले सदन में, ठीक है, भारत के अंदर में। पर वहाँ पे भी निचले सदन में ही पेश किया जाता है, पर अगर उच्च सदन में पेश किया गया तो वो उच्च सदन उसको बर्खास्त कर सकता है, बट यहाँ पे भारत के अंदर में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आता है। और साथ साथ संवैधानिक अध्यक्ष की भूमिका, अगर संवैधानिक अध्यक्ष की भूमिका की बात की जाए तो संवैधानिक अध्यक्ष की भूमिका क्या होती है कि भारत का जो राष्ट्रपति है उसको प्रधानमंत्री मनोनीत करता है, प्रधानमंत्री चुनता है कि भाई ये बनेगा राष्ट्रपति, मतलब प्रधानमंत्री के द्वारा, उसके केंद्रीय मंडल के द्वारा चुना जाता है, और निर्वाचन होने के बाद, चुनाव होने के बाद उसको चुन लिया जाता है, ठीक है। बट कि वहाँ पे गवर्नर जनरल की डायरेक्ट जो होते हैं, राजा होते हैं, उनके द्वारा चुना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे संवैधानिक अध्यक्ष की भूमिका में क्या होता है कि अगर मान लो कोई रूल बनाया गया और उस पर अगर राष्ट्रपति ने, मतलब वो राष्ट्रपति उसको क्या कर सकता है, बर्खास्त नहीं कर सकता, उसको वापस से री थिंकिंग के लिए भेज सकता है कि जाओ यार दोबारा सोच करके विचार करके लाओ, इसमें तो नहीं कमी लग रही है, साइन करने से मना कर सकता है। पर अगर एक बार साइन कर दिया तो रूल पास हो जाएगा, उसके ऊपर उसका कोई हक नहीं रहेगा। या फिर कोई राज्य अध्यादेश लाया गया सरकार के द्वारा तो राष्ट्रपति उसको कैंसिल नहीं कर सकता, ठीक है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास, हमारे पास अधिकार है हमारे देश के अंदर में कि सुप्रीम कोर्ट उसे बर्खास्त कर सकता है या फिर उसके वापस उसको निरस्त कर सकता है। पर कनाडा में क्या है कि वहाँ पे जो राज्याध्यक्ष होते हैं, किसी भी कानून को साइन होने के बाद भी, ठीक है, राष्ट्रपति के पास पहुँचने के बाद भी, साइन होने के बाद भी वो उसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे नहीं है। समझ में आता है? और वहाँ पे जैसे भारत के यहाँ पे उच्च सदन की संरचना की बात करोगे, जैसे कि भारत के अंदर में क्या होता है, 12 सदस्य राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को भी चुन सकता है, मनोनीत कर सकता है बिना चुनाव के, ठीक है, जैसे हर बार किया जाता है। जैसे इस बार अभी देखा होगा आपने, रंजन गोगोई जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के जज थे, ठीक है, उनको चुन लिया गया, तो ये मनोनीत किया गया राष्ट्रपति द्वारा, अपनी मर्जी से 12 लोगों को कर सकते हैं। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे कनाडा में क्या है कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होते हैं वो अपनी मर्जी से किसी भी को चुन सकते हैं, किसी को भी चुन सकते हैं, जितने भी सदस्य की जरूरत है वो चुन सकते हैं। जिसमें कितने भी सदस्यों की जरूरत है, मतलब क्या कि वो अपने आसपास जो सहयोगी जान पहचान वाले होते हैं, उच्च अधिकारी, ठीक है, या फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनको चुना जाता है अक्सर। तो ये थोड़ी सी डिफरेंस आती है दोनों के बीच में। समझ में आता है दोस्तों? तो आपने भी बात किया भारत और कनाडा के संघवाद के बीच में अंतर, क्या अंतर है, हमने डिफरेंस भी देखा और समानता क्या है वो भी देखा, ठीक है। आगे और देखते हैं। तो अगर कुछ विचारक हैं, जो भारतीय विचारक हैं, जिन्होंने भारतीय संघवाद को किस तरह से देखा है, उनके बारे में बात करते हैं। के.सी. एयर के अनुसार भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है जिसमें संघीय विशेषता नाम मात्र की है। भारत का संविधान संघीय कम एकात्मक है, अधिक है। यहाँ पे के.सी. एयर के द्वारा ये कहा गया कि भारत का जो संविधान है संघीय कम है, संघ नहीं मतलब दोनों को जोड़ता नहीं है, मतलब एकात्मक है, एक ही जगह सीमित दिखता है, मतलब केंद्र के पास ही सब कुछ है, ऐसा माना उन्होंने, ठीक है। प्रोफेसर पायली के अनुसार कहा गया कि भारत का ढांचा संघात्मक है किंतु उसकी आत्मा एकात्मक है। भाई ढांचा जो बनाया गया है वो तो संघात्मक है, दोनों चीजें चलती हैं, पर जो उसका आत्मा है, मेन सोर्स है, वो क्या एकात्मक दिखाता है। ये प्रोफेसर पायली के अनुसार कहा गया। प्रोफेसर डी वसु के अनुसार भारत का संविधान ना तो शुद्ध रूप से परिसंघीय है और ना शुद्ध रूप से एकीय है, यह दोनों का संयोजन है। मतलब ये कहा गया कि ना ही वो संघीय है ना ही एकीय है, वो दोनों का मिला जुला रूप है, ऐसा माना गया डी वसु के द्वारा। तो दोस्तों ये आपका पूरा संघवाद था, जिसके अंदर में आपने संघवाद की विशेषता पढ़ी, संघवाद के चरण पढ़े, ठीक है। भारत और कनाडा के संघवाद के बीच में क्या समानता और क्या विभिन्नताएं, ये भी पढ़ी।
ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम के ग्रुप दी इन अप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और आप हमारे फेसबुक व्हाट्सअप पे से भी जुड़ना चाहो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको ग्रुप लिंक दे दूंगा। ठीक है, वहाँ पे भी जुड़ सकते हो। तो अगर किसी भी तरह का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम के हमारे ग्रुप दी इन अप पे जाकर ले सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।